अब ये तकरीरों के ज़माने के अंदर अगर इतनी जल्दी मुझे बुला लिया जाए तो मुझे ख़ुद ही ताज्जुब होता है कि बहुत कम मुख्तसर से वक्फे के अंदर मेरी बारी भी आ जाए। तो मैं आप सब लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। कह देना मैं आप सब लोगों को खुशामदीद कहता हूँ कि आप लोग तशरीफ़ लाए और पाकिस्तान से अपनी मोहब्बत का हर अंदाज से आप मोहब्बत का इजहार करते रहे हैं और करते रहेंगे। अच्छा, ये एक पाकिस्तानियों के साथ एक अजीब सा मामला है। और मैं जब पहली मरतबा बाहर पढ़ने गया 1975 में 73 में, तो मुझे वहाँ पर ये अंदाज़ा हुआ कि बहुत सारे ममालिक से लोग आए थे, अमेरिका मिसाल के तौर पर, तो कोई वापस जाने के लिए तैयार नहीं होता था। और सिर्फ़ एक पाकिस्तानी ऐसी शख्सियत थी जो बेचैन रहता था कि जी मैंने पैसा बनाना है और वापस जाना है, मैंने पैसा बनाना है वापस जाना है। ये दूसरी बात है कि हमने वो माहौल यहाँ पर नहीं रख सके कि यहाँ पर आप लोगों का रोज़गार होता। और आपको यकीन नहीं आएगा कि मैं जब भी आप लोगों को देखता हूँ तो मुझे ये ख्याल होता है कि देखो आपकी मोहब्बत पाकिस्तान से कितनी गहरी, मगर हमने नस्लें ज़ाय कर दी। ज़ाय इस माना कि कर दी कि आपकी औलाद वहाँ है तो आपकी मोहब्बत है, मगर ये कि टोटल टाइम डिवोशन 100% अगर वहाँ पर है तो 5-6%, 10% आप यहाँ लगाते ज़रूर हैं, ये मोहब्बत की वजह से लगाते हैं। तो ये जब पाकिस्तानी बाहर जाता है तो मैं एक स्टेटमेंट देता हूँ और दे रहा हूँ आपको भी कि उसको वतन के साथ जो मोहब्बत है उसके बड़े बहुत सारे अनासर हैं और बड़े अजीब अजीब से अनासर हैं। यानी लोग ये समझें कि वतन से मज़हब की वजह से मोहब्बत है, तो मैं समझता हूँ कि मज़हब तो दुनिया में हर जगह, बल्कि इस्लाम के अंदर तो ये कहा ही जाता है कि जाओ मज़हब अपना मज़हब फैलाओ। तो मज़हब की वजह से ये मोहब्बत नहीं, वरना वह पाकिस्तानी बाहर जाए और मज़हब से मोहब्बत है तो वो मक्का और मदीना में जाकर सेटल हो जाए। तो ये पाकिस्तानी का जज्बा क्यों है? दूसरी बात फिर ये कि ये पाकिस्तान की फ़िक्र भी करते हैं, सारे अपने ताल्लुकात को बरकरार रखते हैं और एक पैट्रियाटिज़म पाकिस्तान के साथ है। मैं उसको भी मानता हूँ, मगर कितना बड़ा आंसर है ये मैं इसको भी वज़न देता हूँ, मगर उससे कहीं ज़्यादा इस बात को वज़न देता हूँ कि आपकी मोहब्बत जो पाकिस्तान से है वो यहाँ के खूबसूरत माशरे की वजह से है। जो यहाँ माँ बाप की इज़्ज़त होती है, यही आप अपनी औलाद को सिखाना चाहते हैं। जो आप लोगों ने अपने माँ बाप की खिदमत की हुई होती है, यही आप अपनी औलाद को सिखाना चाहते हैं। और यही चाहते हैं, हर पाकिस्तानी वहाँ बेचैन होता है। पहले उस उम्र में होता है कि जब बच्चे छोटे होते हैं तो वो कहता है कि इनकी परवरिश मैं पाकिस्तान में करूँगा। जब मजबूरन यहाँ रोज़ी नहीं मिलती, वहीं रह जाता है, तो फिर उसकी कोशिश रहती है कि यार कम से कम पाकिस्तान के साथ लिंक रहे, पाकिस्तान में हर साल नहीं तो हर दूसरे साल चला जाऊं, बच्चों को एक्सपोज़ करूं, अब इनके रिश्तेदारों के साथ इनको दिखाऊं कि मोहब्बतें होती क्या हैं। जो वहाँ की दुनिया है वहाँ तो सिखाया ही जाता है कि भाई तुम अपना काम, बी सेल्फिश अबाउट इट, किसी की ज़्यादा मदद करने की ज़रूरत नहीं है, किसी के ज़्यादा मामलात में भी घुसने की ज़रूरत नहीं है, अपने से ताल्लुक़ रखो। ये आपका मज़हब है, आपका मुल्क है जहाँ पर ये मोहब्बतें हैं। तो ये जब ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का दिल पाकिस्तान के लिए तड़पता है तो हम समझते हैं कि ये वो ताल्लुक़ है जिसके लिए मैंने भी कोशिश की। और शायद 2008 से मैं सुप्रीम कोर्ट में एज ए सेक्रेटरी जनरल ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट में था कि हर हुकूमत के प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट ख़ास तौर पर इंग्लैंड जाकर ये ज़रूर कहा करते थे कि भाई तुम्हें राइट टू वोट मिलना चाहिए। ये 95 से मैं ख़बरें निकाल कर मैंने कोर्ट में सबमिट की कि जी ये वादा हर सदर और हर प्राइम मिनिस्टर ने और बहुत सारे मिनिस्टर्स ने जाकर किया, मगर अभी तक हुआ नहीं। तो आहिस्ता आहिस्ता ये मैच्योर, आप जानते हैं पाकिस्तान के अंदर टाइम लगता है इन सारी बातों के अंदर, और ये मैच्योर हुआ। और फिर असेंबली के अंदर भी हम इसको पुश करते रहे कि क्या तरीक़ा हो। तो मैं आपको इन खुलासा बताना इसलिए चाहता हूँ कि इस बात का गालिब इम्कान है कि आपके वोटिंग का निज़ाम बन जाए और तैयार हो जाए। खुलासा ये था कि जब नेशनल असेंबली की कमेटी बनी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के अंदर, तो उसका मैंने चेयर किया 3 चीज़ों को, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स
overseas Pakistanis voting and the digital identification of a voter. और हम फिलीपाइंस भी गए और अपोजिशन के लोग भी मेरे साथ थे, उस वक्त हुकूमत के लोग थे वो भी और अपोजिशन के लोग भी साथ गए, हम देख कर आए। अच्छा, ये बात तय थी और ये बात तय है। लोगों ने हमसे ये कहा कि पोस्टल वोटिंग हो सकती है, मतलब चला जाए वोट और वापस आ जाए, इसमें ख़र्चा तो होगा मगर ये कि जो वोट डालना चाहते हैं तो हुकूमत ही शेयर करेगी, मगर ये हो सकता है। तो फिर इसका काउंटर ये था कि मेरे भाई जो मिडल ईस्ट के अंदर हैं, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी मिडल ईस्ट के अंदर हैं, वहाँ घर तक का कोई पोस्टल निज़ाम नहीं है। वहाँ जो एम्प्लॉयर है उसके पास अगर 2000 एनवेलप्स चले जाएंगे तो उसको क्या पड़ी हुई है कि वो जनाब हर एक को बांटता फिरे कि भाई तुम जल्दी से जवाब दे दो, ये तुम्हारा वोट है, दे या ना दे। तो लिहाजा क्योंकि पोस्टल निज़ाम नहीं है तो पोस्ट का सिलसिला हो नहीं सकता, नंबर 1। नंबर 2, फिर ये कहा गया कि भाई एम्बेसीज़ में करा लेते हैं। अच्छा, एम्बेसीज़ में भी आप तसव्वुर कीजिए कि वोट डालने के लिए पाकिस्तान के अंदर तो हम ये अहतमाम कर रहे हैं कि 1 किलोमीटर से ज़्यादा दूर पोलिंग स्टेशन ना हो, कि लोग पैदल जा सकें, ट्रांसपोर्ट की भी ज़रूरत ना पड़े। और वहाँ हम ये कह रहे हैं कि 400 मील तुम हवाई जहाज़ में आओ या गाड़ी में सफ़र करके आओ और वोट दो, नंबर 1। नंबर 2, आप ये तसव्वुर कर लिए कि अगर आप सऊदी अरब में हैं तो रियाद में या जद्दा में 20,000 आदमी लाइन में लग जाएं, वहाँ की हुकूमत भी इस बात की इजाज़त नहीं देगी हैं कि 20,000 लोग, क्या लॉ एंड ऑर्डर, उसकी जिम्मेदारी क्यों? भाई इलेक्शन आपका है, उसके खाते में आप क्यों डाल रहे हैं? या दुबई के अंदर आप तसव्वुर करें कि 40-50 हज़ार लोग लाइनों में लग गए, और फिर ऐसी लाइनें जिसके अंदर लड़ाई का भी इम्कान है। और मैं आप लोगों को याद दिला रहा हूँ सिर्फ, जहांगीर साहब मेरे दोस्त, मुझसे स्कूल में भी सीनियर होते थे, जब तो शरारती थे, अब नहीं है अब भी है। अच्छा मेरे बड़े अजीज़ दोस्त हैं, मेरा इनका मजाक भी है। तो जब ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी इसकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर वोटिंग होती थी तो आप यकीन जानिए बहुत लड़ाइयाँ होती थी। फिज़िकल वोटिंग जब होती थी, लड़ाइयाँ क्यों होती थी? भाई इसका पैनल बैठा हुआ है, उसका पैनल बहुत बैठा हुआ है, ये ऑब्जेक्शन करने वाले हैं, बहुत लड़ाइयाँ होती थी। तो हमने वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग, अब मुझे नाम भी याद नहीं रहा, जिसको हमने शुरू किया, तो लड़ाइयाँ ख़त्म हो गई। ये ज़रूर रहा कि लोगों ने कहा कि जी इसने फहरिस्त लंबी बना ली, जो यहाँ भी होता है कि भाई वोटर्स का इंदराज कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, पैसे देकर ये हो गया, मगर ये कि लड़ाइयाँ ख़त्म हो गई, ट्रुथ इन वोटिंग बिल्कुल क्लियर हो गया। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम इस नतीजे पहुँचे और असेंबली 2013 से 18 तक जो थी उसने इंटरनेट वोटिंग का एक तजुर्बा भी किया जो कामयाब हुआ। अच्छा, अब मामला फिर अदालत के अंदर गया कि भाई बिल्कुल क्लियर है, जब पाकिस्तानी को वोट देने का हक़ है तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी कैसे निकल सकता है उसमें से? ख़ास तौर पर जिनकी डुअल नेशनलिटी है वो कैसे निकल सकते हैं? जो हमारे भाई मज़दूर काम करने गए हैं उनको कैसे हम उससे निकाल सकते हैं? तो लिहाजा कोर्ट के अंदर साकिब निसार साहब की शायद कोर्ट थी, वहाँ पर लोगों ने खड़े होकर कहा कि जी ये सब जो है ये हैकिंग हो जाएगी और ये हो जाएगा और वो हो जाएगा। तो मैंने चीफ जस्टिस साहब से ये कहा कि जनाब, मैंने अपने जेब में से टेलीफोन निकाल कर उनको दिखाया, 2018 की बात है, शायद जनवरी की। मैंने उनसे कहा कि जनाब ये टेलीफोन है, डिजिटल तरीक़े से दुनिया के अंदर पैसा ट्रांसफ़र होता है, तो आपके अंदाज़ में, मैंने चीफ जस्टिस साहब से पूछा कि आपके अंदाज़ में कितना पैसा रोज़ाना ट्रांसफ़र होता होगा? तो उन्होंने कहा 10, 20, 30 बिलियन डॉलर। तो उस दिन के, उस ज़माने के फिगर्स थे कि $5 ट्रिलियन आर एक्सचेंज एवरी डे ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। अब बढ़ गया होगा। तो मैंने कहा यार, पैसे के मामले में तो इतनी रिलायबिलिटी है और वोट के मामले में घबरा रहे हैं। भाई वोट के अंदर गड़बड़ होने का इतना ही इम्कान है और बहुत कम इम्कान है जितना मॉनेटरी होता है। पैसे में ज़्यादा इम्कान है वो पैसा गड़बड़ करने का, लालच बड़ी है। वोटिंग के अंदर तो कोई भी लालच नहीं है। फिर रिस्क को इवैल्यूएट करना हो तो उससे कहीं ज़्यादा इम्कान है कि जिस जहाज़ में आप सफ़र करें वो क्रैश कर जाए स्टेटिस्टिकली, मगर आपने जहाज़ में बैठना तो नहीं छोड़ा। तो लिहाजा ये मंतिक, वी कैन प्रिवेंट दैट फ्रॉम हैपनिंग, मगर रेजिस्टेंस अभी भी है, मगर इम्कान है कि ओवरसीज़ वोटिंग हो जाएगी। लिहाजा अब उसके तरीक़ेकार आपको बता दूं, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। तरीक़ेकार उसका बड़ा सिंपल सा है।
और वो ये है कि 2013 से पहले जो लोग पाकिस्तान में थे वो जानते हैं 2013 के इलेक्शंस तक हमें मुसीबत पड़ी हुई होती थी कि गली गली हम जाते थे कि भाई तुम्हारा नाम वोटर लिस्ट में है या नहीं है, इंदराज कराओ। हमें लोग कहते थे लोगों ने जाली इंदराजात करावे हैं। हमें लोग कहते थे कि यार असल पार्टी तो वो है जो अपने वोटर यहाँ इंदराज कराकर बढ़ा लेती है। अच्छा, हम सीधे साधे लोग, इलेक्शन फेयरली लड़ने वाले लोग हैं, तो मुसीबत होगी। तो हम 2013 से 18 तक असेंबली के अंदर मैंने ये इंसिस्ट किया कि जी वोटर का इंदराज आईडी कार्ड के साथ ऑटोमेटिक है, ये तय हो गया। फिर 2018 के इलेक्शन में ये भी रहा कि इलेक्शन कमीशन ने कहा जी तीसरा पता भी होगा, एक आपका परमानेंट एड्रेस, एक आपका टेम्पररी एड्रेस और तीसरा पता। तो उसी के अंदर एक सनसेट क्लॉज हमने डाला कि जी ये तीसरा पता सिर्फ 2018 तक है और 2023 के अंदर सिर्फ 2 ही पते होंगे। डिफ़ॉल्ट एड्रेस इज़ योर परमानेंट एड्रेस एंड टेम्पररी एड्रेस आप जाकर कहें कि जी मैंने इस एड्रेस पर वोट डलवाना है तो आपका आईडी कार्ड के अंदर एड्रेस बदल जाएगा। अब ओवरसीज़ वोटर का क्या किया जाए? तो ओवरसीज़ वोटर का भी डिफ़ॉल्ट एड्रेस, उसका जो एड्रेस पाकिस्तान का है वो उसका डिफ़ॉल्ट एड्रेस होगा, नंबर 1। अच्छा, मगर फ़र्ज़ कीजिए यू आर अ वर्कर इन द मिडल ईस्ट और आप 4 महीने 6 महीने पहले गए हैं, तो आपको हुकूमत पाकिस्तान को या इलेक्शन कमीशन को कैसे पता चले कि यू वांट टू वोट? तो लिहाजा आप इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को नादरा के प्लेटफॉर्म के ज़रिए आप इत्तला देंगे कि आई वांट टू वोट, मैं बाहर काम करता हूँ, मेरा नाइकॉप ये है या मेरा CNIC ये है, 2 ही एक ही चीज़ हैं, है ना। पासपोर्ट हमने हटा लिया उस कैलकुलेशन से, अब तक जो रिकमेंडेशंस दी हैं पासपोर्ट हटा लिया। आइदर ऑफ दीज आइडेंटिफिकेशंस आप देंगे और आप कहेंगे कि जी मेरा वोट जो है मैं बाहर से करूँगा, तो लिहाजा यहाँ की लिस्ट में वो ग्रे आउट हो जाएगा। ग्रे आउट क्यों होगा? ऐवान सदर में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के एजाज़ में इशाइया सदर ममलिकत इशाइये के शरका से खिताब कर रहे थे। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। मैं हूं सलमा कौसर। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, एक बार फिर से रुख करेंगे ऐवान सदर का, जहां पर ओवरसीज़ पाकिस्तानी के एजाज़ में इशाइये की तकरीब जारी है। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी खिताब कर रहे हैं। तफसील से आपको बता दूं। दूसरे ये कि मैं ये समझता हूँ कि आपको सबसे ज़्यादा अंदाज़ा होता है ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को कि मुल्क के हालात के एतबार से सच क्या है। महंगाई के एतबार से जो यहाँ मुश्किल पड़ी हुई है लोगों को, आप वाकिफ़ हैं कि दुनिया की महंगाई हमने इनहेरिट कर ली और दुनिया में इसका अंदाज़ा है, हमारे यहाँ कम, क्योंकि हमारे यहाँ हर चीज़ का इल्ज़ाम हुकूमत पाकिस्तान पर रहेगा। महंगाई का मामला आप जानते हैं व्हाट इज़ हैपनिंग। उसके साथ साथ एक और चीज़ है जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को बड़ा हिट करती है, वो ये कि आपके मुल्क के मुतालिक एक डिग्निफाइड उसका इमेज होना चाहिए, डिग्निफाइड, कि ये वैसल स्टेट नहीं है, ये किसी के ग़ुलाम नहीं है। और हमने जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बुनियाद डाली थी 1996 के अंदर, तो 2-3 दिन की एक रिट्रीट हुई थी जिसके अंदर से ये तय किया कि व्हाट शुड बी द विजन ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। वो विजन स्टेटमेंट ये था कि इस्लामिक वेलफेयर स्टेट, 3 अल्फाज, और तीनों अल्फाज को डिफ़ाइन किया था। वेलफेयर आप जानते हैं, एहसास प्रोग्राम जिस अंदाज से शुरू हुआ, ये वेलफेयर अप्रोच थी। इस्लामिक के एतबार से रियासत मदीना है ना, ये विजन, और स्टेट के हवाले से कि एक डिग्निफाइड कंट्री है ना, जिसकी इज़्ज़त हो, जिसके मुतालिक ये ना कहा जाए कि ये इधर और ये उधर, और जो हुक्म मिले उसे तो हुक्म के एतबार से हम एतबार करें। तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी इस सिलसिले में बड़ा हसास है। 2 और चीज़ें मैं आपसे कहना चाहता हूँ बिफोर क्लोजिंग अप। जब मैं विज़िट करता था सेक्रेटरी जनरल अमेरिका, यूरोप और इंग्लैंड और मुख्तलिफ़ ममालिक में, तो मैं लोगों से ये कहता था कि देखें, एक तो ये कि आप फ़ंड्स भेजते हैं, पाकिस्तान जो कमाते हैं वो भेजते हैं यहाँ, अपने ख़ानदान के लिए भेजते हैं, ये बड़ा अच्छा करते हैं, ये पाकिस्तान की ज़रूरत है। आप जानते हैं ट्रेड गैप जो है उसको, ये अगर $20 बिलियन पर मंथ नहीं आए तो वो ट्रेड गैप बहुत बढ़ जाता है। मगर दूसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ
कि हमें आपके स्किल सेट्स की ज़रूरत है। ये बड़ी अपील है मेरी आपसे। आपने निज़ाम देखा है, फंक्शनल निज़ाम देखा है बाहर की दुनिया में। हम ये चाहते हैं कि वो फंक्शनल निज़ाम आप पाकिस्तान की मदद करें उस फंक्शनल निज़ाम को इस्टेब्लिश करने में। जो स्किल सेट्स आपने एक्वायर किया है, मिसाल के तौर पर जो चाइनीज़ डायस्पोरा था उसने चाइना की रीमेकिंग के अंदर बड़ा हिस्सा लिया। जो इंडियन डायस्पोरा है वो इंडिया की रीमेकिंग में बड़ा हिस्सा ले रहा है। तो हम समझते ये हैं, मेरी आपसे अपील ये है कि जो आपने सीखा वो स्किल सेट्स यहाँ लगाएं। फिर तीसरी बात ये कि वो स्किल सेट्स के एतबार से आपको रिवॉर्ड भी मिलेगा। ये ऐसी जगह है जो मैं बाहर हमेशा लोगों को कहता था कि तुम अपना इल्म का नलका अगर उस समंदर में खोलोगे जो मगरिब का है तो वहाँ पता नहीं चलता, मगर यहाँ तुम उस ज़मीन पर जिसमें कतरा कतरा अहमियत रखता है वहाँ पर आकर अपने इल्म का नलका खोलोगे तो लोग यहाँ पर बड़ी दुआएं देंगे। फिर एक और चीज़ मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ, देखो ये ज़िंदगी जितनी भी लंबी है आप किसी मकसद से आपका यहाँ आना और इसमें पार्टिसिपेट करना ये बताता है कि आपका ज़हनी लगाव है इस बात से कि पाकिस्तान के हालात बेहतर हों। अब दुनिया छोटी हो गई। मैं तो 2008-9 की आपको बातें बताता हूँ जो यूके में और अमेरिका में कहता था कि दुनिया छोटी हो गई है। आप जहाँ रहते हैं उस इलाके की मालकी करें, वहाँ मेंटोरिंग करें यूथ की, वहाँ के कार खैर के अंदर हिस्सा लें, वहाँ के स्कूलों की फ़िक्र कर लें। और ये ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, जितना आप कर सकते हैं। मैं तो उससे ज़्यादा कह भी नहीं रहा हूँ कि आप सारा वक्त इसमें गुजार दें, मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि वहाँ पर उसकी फलाह के अंदर आप हिस्सा लें। और आखिरी बात ये कि वहाँ रहकर आप वहाँ के पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ पाकिस्तान के अंदर अपना रोल प्ले कीजिए। हमने बड़ी क्लैरिटी के साथ एज ए सेक्रेटरी जनरल, पहला एक ज़माना था कि जी किसी को पैसे, पार्टी को पैसे देने हैं तो इसको दे दिया कि भाई $2000 पाकिस्तानी रुपीज़ में दे देना। हमने कहा कि डिसिप्लिन पार्टी ये नहीं करेगी, तो हमने इसको रजिस्टर किया यूएसए के अंदर। लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी के एतबार से शायद 301C या 501C चैप्टर था, उसके अंदर इसको रजिस्टर किया। सारा पैसा ऑफिशियली आया और साथ साथ आप रजिस्टर हो गए एज ए लॉबी ऑल्सो। अगर आप रजिस्टर हो जाएं एज ए लॉबी इन द यूएस तो उसका मतलब यह है कि फिर आप लॉबी भी कर सकते हैं सेनेटर्स के साथ और कांग्रेसमैन के साथ, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशंस में पाकिस्तान की लॉबीज़, आप वहाँ की सियासत में हिस्सा लें, वहाँ के इलेक्शंस के अंदर आप हिस्सा लें, वहाँ पर लॉबी करें पाकिस्तान के मुतालिक, और वहाँ तो सिस्टम बड़ा डेवलप्ड और अच्छा है। यही बात मैं यूके के लोगों को कहना चाहता हूँ, यूरोप के लोगों के अंदर, के ब्रसल्स के अंदर और लंदन के अंदर। इन ममालिक का इन्फ्लुएंस है दुनिया के मामलात पर, और इन ममालिक की पाकिस्तान के हवाले से जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं वो आप ही लोग दूर कर सकते हैं। और पाकिस्तान के साथ एक बहुत बड़ी साजिश हुई है कि दहशतगर्दी के हवाले से कश्मीर के मुकदमे को कमज़ोर किया गया, पाकिस्तान को गंदा किया गया। तो मैं आप लोगों से बड़ी क्लैरिटी के साथ एक दरख्वास्त कर सकता हूँ इस प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर भी, वो ये कि जो हमारे साथ जुल्म हुआ है, जो हमारे पड़ोसी ने हमारे साथ दुश्मनी दिखाई है, और जो पाकिस्तान की हकीकत है, तो आपके दो काम हैं। और ये सारे एम्बेसडर्स को भी मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान का नाम ऊंचा करना, पाकिस्तान की हकीकत दुनिया को बताना, और इंडिया की दुनिया को हकीकत बताना कि ये है असल इंडिया। और इस वक्त अगर आप देख रहे हैं तो इंडियन जो बाहर हैं वो शर्मिंदा हैं, जिस एतबार से वहाँ पर मुसलमानों के एतबार की तरफ जेनोसाइड का रुख कर रहे हैं। तो योर पॉलिटिकल रोल इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज़ एज इम्पोर्टेंट एज योर रोल फॉर पाकिस्तान। तो आप तो बड़ी अच्छी जगह पर हैं, वहाँ भी कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि इन चंद बातों के साथ कुछ और चीज़ें पाकिस्तान की हुकूमत ने की हैं। पहले तो आपको ये बताऊँ कि आपको फेडरल गवर्नमेंट के जितने इदारों या जितने मिनिस्ट्रीज़ के साथ कोई शिकायत हों तो एक इदारा प्रेसिडेंट के नीचे है, दैट इज़ कॉल्ड द ऑम्बुड्समैन। टैक्स ऑम्बुड्समैन है, वफाकी मोहतसिब है, ऑम्बुड्समैन। तो ऑम्बुड्समैन जो फेडरल गवर्नमेंट के इदारों के ख़िलाफ़ कोई शिकायत हो, कोई काम फंसा हुआ हो, कुछ हो, तो इस इदारे को टेस्ट कीजिए। ये 60 दिन के अंदर फैसला करता है। 99.9% केसेस आर डिसाइडेड विद इन 60 डेज है, और लाखों केसेस हम देखते हैं। अपील मेरे पास आती है तो ज़रा सा लंबा टाइम हो जाता है,
मगर ये सारे केसेस विद इन 3 और 4 मंथ्स 5 मंथ्स ज़्यादा से ज़्यादा ये सारे केसेस का फैसला हो जाता है। तो लिहाजा एक तो वो है। दूसरे ये कि अब इस बात को भी अप्रोच किया गया है कि आपके लिए ख़ास कोर्ट्स बन जाएं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब को, आपको याद होगा, प्राइम मिनिस्टर साहब अपनी तकरीरों में इस बात का जिक्र करते थे कि एक मेरे रिश्तेदार का प्लॉट था, तो वो जब आया 10-15 साल बाद तो उसने देखा जी वहाँ तो बिल्डिंग भी बनी हुई है किसी और की। तो ये कैफियत ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के साथ ज़्यादा हुई है, क्योंकि यहाँ कोई देखभाल करने वाला नहीं। हुई तो मेरे साथ भी है, मेरे प्लॉट पर भी काबिज हो गए लोग, और मैंने कहा ना मैंने अदालत जाना है ना मैंने मुकदमा करना है, मैंने तो राइट ऑफ किया। मगर मैं समझता हूँ कि इंसाफ मिलना चाहिए। यही आपका इन्वॉल्वमेंट रोशन डिजिटल अकाउंट्स के हवाले से, तो सारी पार्टिसिपेशन पाकिस्तान के अंदर ये हुकूमत ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस कर रही है। और मैं आपको ये बता दूं कि मिसाल के तौर पर मैं हर महीने हमारे सिलिकॉन वैली के IT डायस्पोरा के साथ बैठता हूं, रात को 8 बजे से, कभी 9-10 बज जाते हैं, कभी 11 बज जाते हैं, और यहाँ पर मिनिस्टर्स बैठते हैं और हर चीज़ को, वहाँ से एम्बेसडर बैठते हैं, और वहाँ से जो हमारे $500 मिलियन प्लस का डायस्पोरा है वो सब बैठता है कि पाकिस्तान को IT के अंदर कहाँ ले जाएं। तो रियल हैंड्स ऑन ओवरसीज़ के लिए ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस का अहतमाम कर रहे हैं। बहुत बड़ा पुराना इनर्शिया है, बहुत बड़ा पुराना बैकलॉग है चीज़ों का, मगर अगर मेरी और आपकी सोच क्लियर रहे, मेरा और आपका विजन पाकिस्तान के एतबार से क्लियर रहे, तो कोई ताकत दुनिया की पाकिस्तान को आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। ये मेरा कन्विक्शन है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ऐवान सदर में इशाए की तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी वतन से बहुत मोहब्बत करते हैं, समंदर पार पाकिस्तानी वतन की बहुत फिक्र करते हैं। ये जज्बा लायक तहसीन है। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ से फिर वक्त इतना ही।